हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था एटमॉस्फेयर फर्स्ट ईयर हम कर चुके थे। ट्रोपोस्फियर ये हमारी फर्स्ट लेयर थी। सेकंड हाफ स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होती है? अप टू 50 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक होते हैं फ्रेंड्स? अप टू 50 किलोमीटर। इसमें जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होती है? हमारी ओजोन लेयर। कौन सी होती है फ्रेंड्स? ओजोन लेयर। हम बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओजोन परत। काम क्या होता है ओजोन परत? ये समताप मंडल की क्या क्या पॉइंट है? नंबर 1, क्या करते हैं? यूवी रेज जो होती है हमारी, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती है, यूवी रेज को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो यूवी रेज को रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्ट करती है। यानी पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी किरणों को पैराबैंगनी किरणों को परावर्तित करती है, परावर्तित करती है। दूसरा पॉइंट, यूवी रेज को क्या करती है? अब्जॉर्ब भी करती है। यूवी रेज को क्या करती है फ्रेंड्स? अब्जॉर्ब भी करती है। मतलब पराबैंगनी किरणों को अवशोषित भी करती है, अवशोषित भी करती है। तो जब यूवी रेज को अवशोषित करेगी तो टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। तो टेम्परेचर जब हाई होगा, यूवी रेज को अवशोषित करेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या नहीं होने का? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन नहीं होने का तो क्या होगा? क्लाउड्स नहीं बनेंगे। और जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होगा। यानी कि कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं हो, मौसमी घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए समताप मंडल में फ्रेंड्स बादल नहीं बनते। और इसे समताप मंडल जो है, जब मौसम घटनाएं नहीं होंगी तो जितने भी हमारे एयरप्लेन्स होते हैं ये इस परत को उड़ाने के लिए समझ, यानी कि क्षोभ मंडल से जो हमारी ट्रोपोस्फियर जो होता है सारे मतलब इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? जो विमान होते हैं उनको उड़ाया जाता है, विमानों को उड़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसका फॉर्मेशन। ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन था, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन क्या था? फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्या देखना फ्रेंड्स? फॉर्मेशन मतलब उत्पत्ति, यानी उसकी बनावट कैसे बनी ओजोन लेयर। चैंपमैन नाम के क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ओजोन लेयर जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो O2 है उसके साथ जो सन रेज है उस वे जब जुड़ेंगी तो क्या बनाएगी? एक तो O3 और प्लस O। क्या बनेगा? O3 प्लस O। यह है हमारी नवजात ऑक्सीजन। फिर दोबारा ये फिर
एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो करेगी, तो फिर बनाएगी O3, और फिर ऐसी मतलब ये प्रोसेस क्या साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम होता है, चक्रीय प्रक्रम, ये ऐसे चलता रहता है, जिससे क्या बनती है, हमारी ओजोन लेयर बनती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, चैपमैन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन उसके साथ संदेश आते जो क्रिया करती है तो क्या बनती है, उसके साथ मिलने के बाद O3 बनती है, मतलब ओजोन बनती है, और एक होती है नवजात ऑक्सीजन। फिर दोबारा ये एटमॉस्फेयर में जो हमारी ऑक्सीजन उसके साथ प्रक्रिया करती है, फिर दोबारा क्या बनाती है, मतलब ओजोन। और यही क्या चलता है, चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक क्रिया चलती रहती है। क्या है, साइक्लिक फॉर्मेशन है, जिससे चलती रहती है। और देखते हैं आगे, देखते हैं ओजोन क्षरण कैसे होते हैं। क्या है फ्रेंड्स, ओजोन क्षरण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन यानी कि ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन परत क्षरण हो रही है, उसका सिस्टम मतलब कौन कौन सी गैसेज हैं जो ओजोन परत पर हमारा इफेक्ट डालती हैं। CFC, HFC, CFC, HFC ये जो गैसेज हैं ये तो क्या है, ये ओजोन जो परत है उसको इफेक्टेड करती हैं। क्या करते हैं, इफेक्टेड, इसलिए क्या बोलते हैं, ओजोन ईटिंग गैस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ओजोन ईटिंग गैस यानी कि ओजोन परत को खाने वाली गैसें बोलते हैं। ओजोन परत को खाने वाली गैसें, ओजोन क्षरण मतलब ओजोन जो क्षरण हो गया, मतलब ओजोन जो परत है हमारी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। किस वजह से हो रही है, CFC, HFC गैसेज होती हैं, तो हमारे जो जेट वायुयान होते हैं उनसे जो गैस निकलती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पर ओजोन परत पर वो डालती है। देखते हैं इसके बारे में। 1984 ईस्वी में कौन थे हमारे वैज्ञानिक थे, फॉरमैन, जिन्होंने बताया था 1984 में हमारे फॉरमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि कहाँ पर हो रहा है ओजोन क्षरण। उन्होंने देखा था कहाँ पर, अंटार्कटिका में बताया था कि अंटार्कटिका जो जगह है वहाँ पर ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अगर ओजोन लेयर की मतलब मोटाई कम हो रही है, क्षरण का मतलब ओजोन लेयर की मोटाई कम हो रही है। अगर ओजोन लेयर की मोटाई कम होगी तो जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण है, वो कहाँ पर आएंगी, पृथ्वी पर, और जब वो पृथ्वी पर आएंगी तो जितने फेयर स्किन वाले बंदे जो होते हैं ना, उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और वो कैसे इफेक्ट करेगी, जो मतलब हमारा जो शरीर होता है उसमें एक स्किन को डिवाइड करने वाला वो होता है हार्मोन, जिसे बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेलानिन, जो डिवाइड करता है स्किन को, स्किन के कलर के बारे में, यानी कि फेयर और ब्लैक जो होते हैं। और चैंपमैन जो थे उन्होंने 1930 में इसके बारे में बताया, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर कैसे कैसे बनी है, और जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया करने के बाद में O3 बनती है, फिर दोबारा करते हैं, तो ये साइक्लिक प्रक्रम चलता रहता है। फिर हमारे फॉरमैन वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि कहाँ पर ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। ओजोन लेयर को इफेक्ट करने वाली गैसेस कौन सी है, CFC और HFC। ओजोन लेयर का मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना और उन्हें एब्जॉर्ब भी करना, दोनों काम होते हैं इसके, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना और एब्जॉर्ब करना। ये होता फ्रेंड्स संसार मंडल में ये चीज थी, इसमें ओजोन लेयर पाई गई थी। फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रोपोस्फियर, जो संसार मंडल था। इससे आगे की हमारी जो लेयर थी वो थी हमारी मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। क्या थी फ्रेंड्स, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर।
मध्य मंडल, क्या थे फ्रेंड्स, मध्य मंडल। संताप मंडल के ऊपर की जो परत होती है वो कौन सी थी, मध्य मंडल। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग कहाँ तक होती है, 80 किलोमीटर। बताया था आपको कहाँ तक होती है, 80 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें तापमान धीरे धीरे घटता जाता है। क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। और एक 80 किलोमीटर से ऊपर जाने पर टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मध्यमंडल का मतलब संताप मंडल के ऊपर की परत जो होती है हमारी मध्यमंडल मेसोस्फीयर, जिसकी हाइट कितनी थी, 80 किलोमीटर। और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, उसने बताया था कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। और एक 80 किलोमीटर से ऊपर जाने पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु, मध्य सीमा में क्या होता है, निसर्ग मेघों का निर्माण होता है। इस मंडल में उल्काओं से प्राप्त भूकणों के ऊपर हिम के घनीभवन से इन बादलों का निर्माण होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ही वायुदाब में कमी आती है। यहाँ 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब तथा 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0.1 मिलीबार दाब पाया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 50 किलोमीटर की ऊंचाई से, अगर हम 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर जाएंगे तो जो वायुदाब था वो कितना था, 1 मिलीबार जो होता है वायुदाब, एयर प्रेशर मतलब कम होता है। और 19 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो कितना, 0.01 मिलीबार। इतना टाइम जो वायुदाब था, एयर प्रेशर, वो इतना कम हो जाता है। इसके बारे में सिर्फ इतना था, इससे आगे इसमें और कुछ नहीं है। इससे आगे की हम लेयर देखते हैं। इससे आगे की लेयर थी हमारी आयन मंडल। क्या थे फ्रेंड्स, आयन मंडल। इससे आगे की लेयर थी हमारी आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। हाइट कहाँ से कहाँ तक थी, इसकी जो हाइट बताई थी आपको, हाइट कहाँ से कहाँ तक थी फ्रेंड्स, 640 किलोमीटर। इसमें क्या था, इसमें तो रेडियो रेस जो होती है, रेडियो तरंगें बेस एटमॉस्फेयर, मतलब इस वाली परत में क्या करती हैं, रेडियो तरंगें चलती हैं तथा चुंबकीय घटनाएं घटती हैं, जिससे ब्रह्मांड किरणों को प्रदर्शन होता है। तापमान के अधिकता के कारण गैसें आयनीकृत हो जाती हैं। इसी आधार पर 3 उपमंडल में विभाजित किया जाता है, डी सतह, ई सतह और एफ सतह। आयनमंडल के सबसे निचले भाग को डी सतह कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 80 से 96 किलोमीटर होती है। जो आयनमंडल का सबसे निचला भाग था, जो आयनमंडल को 3 लेयर में बांटते हैं हम, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। सबसे निचला भाग का वायुमंडल का जो सबसे निचली है, इसमें इस वाली को सबसे निचली क्या बोलते हैं, यानी कि सब लोअर, जो लोअर पार्ट था इसका, लोअर लेयर जो होती है, इसे हम बोलते हैं डी लेयर। जो कहाँ से होती है, 80 से 96 किलोमीटर तक होती है। इससे आगे जो होती है, इससे आगे ये वाली लेयर होती है, ये जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, 96 से 144 किलोमीटर तक होता है। इससे आगे ये वाली होती है, इसमें इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक थी, 140 से 360, कहाँ से कहाँ तक, 140 से 360 किलोमीटर। यानी कि आयन मंडल जो है, आयन मंडल की हाइट कहाँ से कहाँ तक, 640 तक होती है। और इसमें जो क्या होता है, रेडियो तरंगें जो होती है वे काम करती हैं। यानी कि गैसें क्या होती है, गैसें जो होती है आयनीकृत हो जाती है। गैसें कैसी हो जाती है, आयनीकृत। आयनीकृत मतलब उन पर क्या आ जाते हैं, आयन, प्लस माइनस जो होता है, जो हमारा आयन होता है प्लस माइनस। और आयन मंडल को तीन लेयर में बांटा गया, डी, ई और एफ। डी कहाँ से कहाँ तक होती है, 80 से 96, ई जो होती है 96 से 140 और 144 से 360 तक। और एक पॉइंट, आयन मंडल, इसमें क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में यानी कि इस आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देते हैं, ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देते, आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देते
हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयनमंडल में इतना ही था। 3 लेयर में बांटा गया। रेडियो तरंगे काम करती हैं, रेडियो तरंगे काम करती है। और 3 लेयर्स कौन कौन सी थी? डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। डी लेयर कहाँ से कहाँ तक थी? 80 से 96, ई लेयर 96 से 144, एफ लेयर 144 से 360। हाइट 640 किलोमीटर थी। काम क्या था इसमें? जो होता है रेडियो तरंगे, जितने भी हमारे रेडियो रेंज होती हैं, यानी कि जितने हमारे ये चैनल्स होते हैं, जैसे टीवी पे न्यूज़ व्यूज आते हैं ये चैनल्स, और जो हमारी मोबाइल की जो रेंज होती है, ये सब कहाँ पर काम करती है? आयन मंडल में काम करती हैं। जो हमारे डिश पर चैनल चलते हैं टीवी पे, सब कुछ कहाँ पर होता है? वो सब कुछ आयन मंडल में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी एक और रहेगा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर लास्ट लेयर है फ्रेंड्स हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल बोलते हैं जिसको बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की मैक्सिमम हाइट आपको बताई थी। जब मैक्सिमम हाइट जो होती है इसकी कहाँ से कहाँ तक? 10,000 किलोमीटर। इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड्स? स्पेस आ जाता है। क्या आ जाता है फ्रेंड्स? स्पेस। यानी कि इसकी ऊंचाई वैसे तो अनिश्चित है, लेकिन मैक्सिमम जो हाइट होती है वो इसकी 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसको पृथ्वी तथा सतह का, पृथ्वी और सतह की क्या माना है हमने? इसे पृथ्वी तथा वायुमंडल की सीमा माना जाता है। क्या? पृथ्वी तथा वायुमंडल की सीमा माना जाता है। वायुमंडल की सीमा माना जाता है। अर्थ और एटमॉस्फेयर की क्या माना जाता है? इसको सीमा माना जाता है। इसके बाद अंतरिक्ष। इस लेयर में 2 गैसेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसेस फ्रेंड्स? एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। और क्या है इसमें? जो आयन जो मतलब ऊंचाई के साथ साथ जो आयनिक अणु होते हैं, उनकी मतलब उनकी क्या होता है? कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और बाद में जाकर जो आयन जो है, आयनिक अणु है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 और नंबर 2, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉन एलन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वॉन एलन। जिसे हम वॉन एलन, जिसे हम वॉन एलन की विकिरण, जिसे हम वॉन एलन की विकिरण कहते हैं। तो जो आयनीकरण जो अणु है उनको 2 भागों में बांटा गया है। परंतु तो जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉन एलन की विकिरण कहलाती है। 2 गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का वायुमंडल की सीमा माना जाता है। इसके ऊपर स्पेस है। और ये एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट परत है। सबसे महत्वपूर्ण लिखना है कि एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट परत है। तो आज हमारा एटमॉस्फेयर लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। आगे आपका जो चलेगा और कल देखेंगे क्लास में क्या चलाना है। वैसे तो हम चलाएंगे सूर्य के बारे में। हीट बजट है, सूर्य है, हीट बजट होगा हमारा, कितनी चीज़ें हीट बजट कैसे होता है, कैसे काम करता है। सूर्य ताप होगा, पृथ्वी का उष्ण बजट हो गया, एल्बिडो हो गया, हमारा प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग कैसे होती है। तो कंप्लीट ये चीज़ कल आपकी कल के क्लास में चलती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।